वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 14 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेवल वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में है। मतलब साफ है, जो ब्रह्मोस मिसाइल अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हाल ही में नेवल वेरिएंट तैयार किया गया है। मतलब एक ऐसा वेरिएंट जिसे नेवी यूज करेगी। ठीक है, डीआरडीओ ने ही इसे डेवलप किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया। काइंड ऑफ सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ये। इसका जो टेस्ट फायर किया गया है वो आईएनएस विशाखापट्टनम से किया गया है। जो नेवल वेरिएंट है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने का मतलब ये है कि इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? तो जो इसकी स्पीड बताई जा रही है दैट इज अराउंड 2.8 मैक। एक मैक इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की जो स्पीड होती है उसे एक मैक कहा जाता है और 2.8 मैक है लगभग। ये साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकता है। 350 से 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है ये। ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस एक ज्वाइंट वेंचर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के बीच में और एनपीओएम के बीच में। एनपीओएम एंटिटी है रशिया की। ब्रह्मोस का जो नाम है वो दो नदियों के नाम को मिला के बनाया गया है। इंडिया से ब्रह्मपुत्रा और रशिया से मोस्कवा। तो यहां से ब्रह्म और यहां से मोस मिलके बनता है ब्रह्मोस। ये 2 स्टेज एक मिसाइल है जिसमें एक सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है फर्स्ट स्टेज पे और सेकंड स्टेज पे लिक्विड रैमजेट इंजन होता है। मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल हम लैंड, एयर और सी से कर सकते हैं। मल्टी कैपेसिटी है, कई तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ही अपने टारगेट को हिट कर सकता है। दिन और रात दोनों में ही अपने टारगेट को इक्वली हिट करने में सक्षम है। वेदर कंडीशंस इसे प्रभावित नहीं कर पाएंगी। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे वर्क करती है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि एक बार इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया उसके बाद इसे डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने टारगेट को खुद ही आसानी से हिट कर लेती है। फर्दर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल में जो उसका सोर्स है जहां से वो मिसाइल आई है उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। बिकॉज जब भी कोई मिसाइल हिट की जाती है तो जो दुश्मन देश होता है वो उस सोर्स को हिट करने की कोशिश करता है जहां से मिसाइल को हिट किया गया हो या लॉन्च किया गया हो, ताकि वो फर्दर अटैक रोक सकें। लेकिन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल में ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो रेंज है इस मिसाइल की वो ओरिजिनली 290 किलोमीटर हुआ करती थी, क्योंकि एक कंपल्शन है। अगर कोई भी ऐसा देश है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एमटीसीआर का पार्ट नहीं है तो वो 300 किलोमीटर से अधिक रेंज के मिसाइल्स को डेवलप नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं। लेकिन इंडिया को 2016 में एमटीसीआर क्लब में शामिल कर लिया गया, यानी कि इंडिया हिस्सा बन गया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का। इसीलिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज को अब बढ़ा के 450 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक कर दिया गया है। यह एक्सटेंशन हम एमटीसीआर में जाने के बाद ही कर पाए। बात करते हैं आईएनएस विशाखापट्टनम के बारे में। आईएनएस विशाखापट्टनम ये 4 जो इंडिजिनियसली डिजाइंड और बिल्ट प्रोजेक्ट 15B क्लास के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं उनमें से एक है, जिसे कमीशन किया गया नवंबर 2021 में। इसमें जो बाकी के 3 हैं उनके क्या नाम हैं जिन्हें बनाया गया है प्रोजेक्ट 15B के तहत? उनमें एक है मोरमुगांव, दूसरा इम्फाल और तीसरा सूरत, और एक ऑब्वियसली आईएनएस विशाखापट्टनम। अफ्रीकाज फर्स्ट ट्रांसमिशन ट्रिपल पी प्रोजेक्ट। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पावर ग्रिड ने अभी हाल ही में साइन किया है एक ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। किसके साथ? अफ्रीका 50 के साथ। क्यों किया है? ताकि केन्या में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सके। किस चीज का ट्रांसमिशन? इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन या पावर का ट्रांसमिशन। अगर ऐसा होता है तो ये अफ्रीका का पहला ऐसा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बन जाएगा जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे वर्क कर रहा होगा। इसका उद्देश्य ये होगा कि कीनिया में ट्रांसमिशन लाइंस को बेहतर किया जाए, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के माध्यम पे। इस प्रोजेक्ट के तहत जो पावर ग्रिड है वो टेक्निकल और ऑपरेशनल नो हाउ प्रोवाइड करवाएगा, जबकि अफ्रीका 50
ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज देंगे और ये दोनों लोग मिलकर कीनियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करेंगे और वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम बात करेंगे कि ये जो एंटिटी है जिसे हम कह रहे हैं अफ्रीका 50, ये है क्या। एक बार कंप्लीट हो जाए तो ये प्रोजेक्ट पहला इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बन जाएगा कीनिया का। इसके माध्यम से एक रेफरेंस पॉइंट भी तैयार हो जाएगा अफ्रीका में, जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाया जाएगा। जो प्रोजेक्ट है ये सप्लाई और रिलायबिलिटी दोनों को ही बेहतर करेगा वेस्टर्न केनिया में। फर्दर एक रास्ता भी खोलेगा कि पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में जो एंटिटीज हैं वो इन्वेस्ट कर पाएंगी। बात करते हैं अफ्रीका 50 के बारे में। अफ्रीका 50 एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ये है कि अफ्रीका में इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव किया जाए, इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज किया जाए। जो बैंकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें इन्वेस्टमेंट करने पर नुकसान नहीं होगा, उनमें इन्वेस्टमेंट को कैटर किया जाए। पब्लिक सेक्टर कैपिटल को कैटलाइज किया जाए इंफ्रा को डेवलप करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग को भी मोबिलाइज किया जाए ताकि फाइनेंशियल रिटर्न और इम्पैक्ट दोनों बढ़िया हो सकें। करेंटली अफ्रीका 50 में 31 शेयर होल्डर्स हैं जिनमें 28 अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इसके अलावा इसका हिस्सा हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स एंड बैंक अल मगरी, ये सभी इसका हिस्सा हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंदु मल्होत्रा पैनल के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इंदु मल्होत्रा जी को चेयरपर्सन बनाया है एक इंक्वायरी कमेटी का। वो हेड करेंगी इसे कुछ अन्य मेंबर्स के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। इंक्वायरी कमेटी का काम यह होगा कि प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी पंजाब में, वहां पर जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला आया, ये इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करें, जो कि 5 जनवरी की घटना है, आप लोगों के संज्ञान में जरूर से आ गई होगी। जो कमेटी है उसे हेड किया जा रहा है जस्टिस, जो कि रिटायर हो चुकी हैं, इंदु मल्होत्रा जी के द्वारा। फर्दर इसका हिस्सा होंगे DGNIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, DG सिक्योरिटी ऑफ पंजाब, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। ये सारे लोग इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे। फर्दर एपेक्स कोर्ट ने एक ऑर्डर भी पास किया है। ये जो ऑर्डर पास किया गया इस पैनल के संबंध में, जिसके आधार पर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ये बेसिकली एक पिटिशन के जवाब में था जिसे एक NGO लॉयर्स वॉइस ने फाइल किया था, जहां पे उन्होंने मांग की थी कि अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दिए जाएं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में ब्रीच हुई ऐसा ना हो, और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं उनकी पोस्ट और उनकी जान सिक्योर्ड रहे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बार्क के बारे में है। बार्क का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इन्होंने अपनी रेटिंग को एक बार फिर से रिज्यूम कर दिया है न्यूज चैनल्स के लिए। आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स में काफी ज्यादा बदलाव किए हैं ताकि जो प्रॉब्लम पहले आई थी वो दोबारा ना आए। क्या थी प्रॉब्लम, पहले बता देता हूं। TRP मैनिपुलेशन का मामला आया था। मुंबई पुलिस ने एक रैकेट को बर्स्ट किया था जहां पे 3 न्यूज एजेंसीज, प्राइवेट न्यूज एजेंसीज TRP को मैनिपुलेट कर रहे थे ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स अचीव करने के लिए। पहले बात करते हैं बार्क के बारे में, फिर बाकी की बातें भी समझते हैं। बार्क को क्रिएट किया गया था 2010 में। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री बॉडी? इंडस्ट्री बॉडी का मतलब यह है कि इंडस्ट्री से एसोसिएटेड स्टेक होल्डर्स मिलकर इस बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे कि इसे ज्वाइंटली ओन किया जाता है एडवर्टाइजर्स, एड एजेंसीज, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवाइजर्स के रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसका हिस्सा होते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर इस बार्क को तैयार करते हैं। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इसे तैयार किया जनवरी 10, 2014 में। जुलाई 2015 से बार्क को यह जिम्मेदारी दे दी गई कि टेलीविजन की रेटिंग कैसे डिसाइड की जाएगी, आप इस बात को संज्ञान में लीजिए। और ये सारी जिम्मेदारी अब बार्क के ऊपर आ गई। बार्क को यह कैलकुलेट करना था कि किस
प्राइवेट न्यूज़ चैनल या फिर किसी भी चैनल का जो टीआरपी है वो कितना ज़्यादा या कितना कम है। ये बहुत ज़रूरी होता है उन न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए, फर्दर ये ज़रूरी होता है एडवर्टीजमेंट एजेंसीज़ के लिए भी, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि उन्हें किस चैनल के लिए अपने एडवर्टीजमेंट्स देने हैं और किस प्राइस में देने हैं। इसलिए टीआरपी कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। टीआरपी क्या है? सामान्य भाषा में कोई भी व्यक्ति अगर 1 मिनट से अधिक समय के लिए टेलीविजन खोल के बैठ जाए तो उसे व्यूअर माना जाएगा। टीआरपी, जिसका फुल फॉर्म होता है टारगेट रेटिंग पॉइंट, काइंड ऑफ मैट्रिक है जिसके बेसिस पे ये इवेलुएट किया जाता है कि कौन से न्यूज़ चैनल को ज़्यादा देखा जा रहा है और कौन से न्यूज़ चैनल को कम देखा जा रहा है। कुल मिला के ये व्यूअरशिप के बेसिस को या बेस को इवेलुएट करता है। भारत में टीआरपी को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी बार्क के ऊपर ही है, यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के ऊपर, जिसके लिए वो एक बारोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये बारोमीटर? बारोमीटर एक डिवाइस होती है जिसे कुछ सिलेक्टेड हाउस होल्ड्स के टेलीविजन में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसकी मदद से यह पता चल सके कि वो हाउस होल्ड कौन सा न्यूज चैनल देख रहे हैं। एज ऑन डेट बार्क ने ऐसी डिवाइसेस लगभग 44,000 हाउस होल्ड्स में इंस्टॉल कर रखी हैं। 44,000 घरों में ये डिवाइसेस लगाई जाती हैं। जब घरों का चुनाव किया जाता है तो सभी इनकम ग्रुप्स को चूज किया जाता है, जैसे कि स्लम में रहने वाले जो हाउस होल्ड्स हैं उनसे लेकर जो हाई सोसाइटी इंडिविजुअल्स हैं उन तक के घरों में इन डिवाइसेस को इंस्टॉल कर दिया जाता है। फर्दर घरों में अलग अलग रिमोट भी दिए जाते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स को, ताकि ये पता किया जा सके कि वो न्यूज चैनल देखने वाला व्यक्ति किस एज ग्रुप का है, फर्दर वो किस इनकम ग्रुप में आता है। देखिए, जो भी न्यूज चैनल्स वगैरह चलाए जाते हैं, हर न्यूज चैनल का अपना एक ऑडियो वाटरमार्क होता है जो उनकी न्यूज के साथ चलता रहता है। वो हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन उसे डेडिकेटेड हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर की मदद से सुना जा सकता है, जिससे ये पता चल जाता है कि टेलीविजन पे कौन सा न्यूज चैनल चल रहा है। ये बारोमीटर इसी ऑडियो वाटरमार्क का इस्तेमाल करता है ये पहचानने के लिए कि कौन सा न्यूज चैनल चल रहा है, और उसी के बेसिस पे ये डेटा कलेक्ट करता है। अब इसका मिसयूज कैसे किया गया? कुछ प्राइवेट न्यूज चैनल्स ने ये पता कर लिया कि ऐसे कौन से हाउस होल्ड्स हैं जहां पर बार्क ने बारोमीटर लगाए हैं। उन्होंने उन हाउस होल्ड्स को 400 से 700 रुपए पर मंथ देने शुरू कर दिए, और उन्होंने इस पैसे के बदले में उस डेडिकेटेड चैनल को एक सर्टेन टाइम पर खोल के रखना स्टार्ट कर दिया, जिससे उन चैनल्स की रेटिंग काफी तेजी से ऊपर जाने लगी। उनका टीआरपी बढ़ने लगा और उन्हें बहुत ही महंगे और ज्यादा अच्छे एड्स मिलने लगे। उन्हें प्रॉफिट हुआ तो उनके लिए 400 से 700 रुपए पर हाउस होल्ड देना महंगा नहीं पड़ता था। ये उनके लिए आसान था और इसके जरिए वो टीआरपी को फ्रिक्वेंटली मैनिपुलेट कर रहे थे। लेकिन ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड खराब कर रहा था। जब ये मामला बाहर आया तो बार्क की भी काफी किरकिरी हुई, और अभी बार्क ने इस संबंध में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 के बारे में है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया 17th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022, जहां पे भारत जो टॉप 5 रिस्क फेस कर रहा है उसे डिस्कस किया गया। ये ग्लोबल रिस्क परसेप्शन को इवैल्यूएट करते हैं, जहां पे रिस्क एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड लीडर्स जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट्स या सिविल सोसाइटीज, ये जो भी रिस्क फेस करने वाले हैं उन्हें इवैल्यूएट कर लिया जाता है। ये एग्जामिन करते हैं रिस्क को 5 कैटेगरीज में: इकोनॉमिक रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क, सोसाइटल रिस्क और टेक्नोलॉजिकल रिस्क। फर्दर आगे देखते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर यह पाया गया कि जो एक्सट्रीम वेदर है वो दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म रिस्क है। मतलब 2 साल के भीतर के रिस्क को हम शॉर्ट टर्म रिस्क कह रहे हैं। फ्रिक्वेंट फ्लड्स का आना, फमाइन का आना, सूखा पड़ना या फिर बहुत तेज बारिश होना, ये सब एक्सट्रीम वेदर का पार्ट होंगे जो कि शॉर्ट टर्म में बड़े रिस्क हैं। मीडियम और लॉन्ग टर्म रिस्क जो कि 2 से 10 सालों के बीच में इवेलुएट किया जा रहा है, दैट विल बी फेल्योर ऑफ क्लाइमेट एक्शन। अब देखिए यहां पर क्या निकल के आया। भारत जो 5 रिस्क फेस कर रहा है या फेस करेगा, दैट विल बी डिसइल्यूजनमेंट अमंग यंगस्टर्स। यंगस्टर्स डिसइल्यूजनमेंट फेस करेंगे, मतलब वो अब चीजों को लेकर अवेयर होंगे और उनका जो भरोसा है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल स्ट्रक्चर है, पूरे ग्लोबल लेवल पे बात की जा रही है, वो डाउन जाएगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि वो डिसएंगेजमेंट दिखाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस सरकारों में गिरेगा और अब वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, उन पर कम भरोसा करेंगे।
ये होगा पहला रिस्क। दूसरा होगा डिजिटल इनइक्वलिटी, तीसरा होगा इंटरस्टेट रिलेशंस में गड़बड़ी आना, चौथा होगा डेट क्राइसिस और पांचवा होगा टेक्नोलॉजी गवर्नेंस का फेल्योर। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। ये एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। 1971 में फाउंड किया गया, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बेस्ड है। ये स्विस अथॉरिटीज इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि दुनिया भर में जो स्थितियां हैं उनमें सुधार आए, चाहे वो बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक या अदर लेवल की प्रॉब्लम्स हो, उन्हें इवेलुएट किया जाए। फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं क्लॉस स्क्रैब। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो WEF पब्लिश करता है उनके नाम जरूरी हैं: एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। कई बार बहुत ही साधारण प्रश्न यूपीएससी पूछती है कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के बारे में है। 2021-22 को अभी वर्चुअली लॉन्च किया गया। 2016-17 में इसे इंस्टीट्यूट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, तो यहां पर विद्यालय को सेंटर में रखेंगे। ये बात याद रहेगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व है। एम था कि हम रिकॉग्नाइज करें, इंस्पायर करें और सेलिब्रेट करें उन एक्सीलेंसेस को जो सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं स्कूल्स में। स्कूल में साफ सफाई हो, बच्चे इस संबंध में अवेयर हों, यही इसका उद्देश्य है। इसमें सभी कैटेगरीज के जो कॉलेजेस हैं वो कवर्ड हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल्स, मतलब स्कूल्स एंड कॉलेजेस इसका हिस्सा हैं। यहाँ पर देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कवरेज की, फर्दर बात करते हैं कैटेगरीज की। इसमें टोटल 6 सब कैटेगरीज में इवेल्युएशन होता है। दैट इज वाटर, सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग विद सोप यानी कि साबुन से हाथ धोना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, हेल्थ इंफ्रा का, बिहेवियरल चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और एक और ऐड किया गया न्यू, दैट इज कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। एप्लीकेशन, स्कूल्स के पास इनफ टाइम होगा इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए कि हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे ये जो स्कूल्स हैं उन्हें अवार्ड किया जाएगा। फर्दर अगर किसी स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है तो उन्हें एक सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का भी दिया जाएगा और रैंकिंग भी दी जाएगी ताकि वो खुद को इंप्रूव कर सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ टेक अवार्ड के बारे में है। हाल ही में 2 स्टार्टअप्स को, जिनका नाम निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स और NSL टेक्नोलॉजीज है, उन्हें यह अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने वुमेन की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव किए। ये जो दोनों स्टार्टअप हैं, इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक और बिराक का सपोर्ट मिल रहा है। इस अवार्ड को अगस्त 2021 में ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन CTA भी इसका हिस्सा रहा। ये इनोवेटिव स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जो वुमेन की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैटेगरीज, इसमें 3 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। अगर किसी स्टार्टअप ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रेगनेंसी के संबंध में कोई इनोवेशन किया है, या फिर जनरल वुमेन्स एंड एडोलेसेंट हेल्थ के संबंध में कोई इनोवेशन किया है, या वर्ल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के संबंध में कोई काम किया है, तो अवार्ड मिलेगा। जो पहला अवार्ड दिया गया निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स को, क्यों दिया गया? इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मेडिकल डिवाइस तैयार की है जो ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ही कम उम्र में या अर्ली एजेस में, अर्ली समय में आइडेंटिफाई कर पाएगा। ये बहुत ही सिंपल और प्राइवेट तरीका होगा जो सभी एज ग्रुप की वुमेन इस्तेमाल कर पाएंगी। इसमें कम खर्च आएगा, ये एक्यूरेट है, ऑटोमेटेड है, पोर्टेबल है, कॉन्टैक्टलेस है, रेडिएशन फ्री है और पेनलेस है। काफी बढ़िया ये पूरा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर बेस्ड ये मेडिकल डिवाइस है। NSL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने फेटल लाइट नाम की एक डिवाइस बनाई है। फेटल का मतलब होता है भ्रूण, यानी कि जो बच्चा गर्भ में होता है। ये नेक्स्ट जनरेशन AI पावर्ड फेटल हार्ट रेट मॉनिटर है, जो कि ECG सिग्नल्स का इस्तेमाल करके जो महिलाएं लेबर में है, मतलब कि उनका बच्चा पैदा होने वाला है या बच्चे को गर्भ में आए 37 वीक्स बीत चुके हैं, उनकी हेल्थ को इवेल्युएट कर पाता है। इसलिए ये इन्हें अवार्ड दिया गया। रिवीजन करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि मैक 0.9 की स्पीड से ट्रेवल करती है, गलत है। सुपरसोनिक मिसाइल है, ये 2.8 मैक की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। फर्दर अफ्रीका 50, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। 37 शेयर होल्डर्स हैं जिसमें 28 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, दैट्स ट्रू।
ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बाक इंडस्ट्री बॉडी है, 1991 में बनाई गई। ये गलत है क्योंकि इसे 2010 में बनाया गया, जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में एक आर्टिकल में, इफ यू कैन रिमेंबर। 2010 में इसे क्रिएट किया गया। यहां पर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है दैट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसे यूएन डिजास्टर असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा रिलीज किया गया। ये गलत है क्योंकि ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में अभी हमने चर्चा की है, जहां पर हमने ये देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करता है, WEF। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार इसे 2016-17 में इंस्टीट्यूट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। दैट्स ट्रू। तो ये सेशन हमारा यहां पर समाप्त होता है।